So we are starting with the scanner analysis of drafting subject, and the first chapter what we are taking is chapter number second, that is general principles of drafting. The objective of this scanner analysis is that हमने पूरा चैप्टर कर लिया है, पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया है, बट द क्वेश्चन इज दैट कि जो हमने पढ़ा है इज इट सफिशिएंट? जो जो इंस्टीट्यूट ने आज तक क्वेश्चन पूछे हैं क्या हम लोग ने सब कवर कर लिए हैं? और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अपने को नहीं आता है या अपने लिए न्यू है तो उन सब चीज़ों को अपने को कवर कर लेना है। क्लियर? ये स्कैन एनालिसिस तभी करना चाहिए एंड दैट विल बी बेनिफिशियल ओनली व्हेन यू हैव डन द कंप्लीट रीडिंग ऑफ द चैप्टर। क्लियर? अब देखो, अब इस चैप्टर में से किस तरीके क्वेश्चन पास एग्जाम में पूछे गए हैं। नाउ they have asked short notes, they have asked descriptive question, and there is certain clauses being asked to define. So first question दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 2013 में आया जून एग्जाम में फॉर 4 मार्क्स कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोविनेंट एंड अंडरटेकिंग। क्या हम लोगों ने पूरा डिटेल में किया हुआ है? हम लोगों ने क्लास में एक शॉर्ट नोट भी किया था, नोट्स में भी आपने कवर किया हुआ है कि कोविनेंट क्या होता है। ना कोविनेंट बेसिकली टॉक्स अबाउट जो आप डिक्लेरेशन दे रहे हो फॉर द पास्ट थिंग, एंड अंडरटेकिंग बेसिकली टॉक्स अबाउट अ डिक्लेरेशन फॉर द फ्यूचर थिंग। क्लियर? ना ये 4 मार्क्स का है। अब इसके लिए कितना लिखना पड़ेगा? हाफ पेज। हाफ पेज इज मोर देन सफिशिएंट, एंड अपने नोट्स में जो दिया हुआ है दैट समथिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। क्लियर? ना जो क्वेश्चन पास एग्जाम में आए हैं अपने को स्कैनर का आंसर नहीं देखना है, अपने को मेन क्वेश्चन देखने हैं। ये समझना है कि कौन कौन से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं और आपके नोट्स में या मॉडल में उसको मार्क कर लेना है कि ये पेपर में क्वेश्चन आया है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने पूछा है, नाउ दैट इज वेयर दे हैव आस्क्ड दैट 2013 में कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेबेंडम एंड रिडेंडम। अब ये क्या है? Again, while I was explaining the chapter, I told you that this is a very important topic. Now अब इसमें हेबेंडम क्या होता है? Now हेबेंडम is basically talks about कि हम कितने पीरियड के लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं, एंड रिडेंडम टॉक्स अबाउट इन रिलेशन टू द कंसिडरेशन पार्ट कि कब कंसिडरेशन दिया जाएगा, किस डेट पे कंसिडरेशन दिया जाएगा। इसके अलावा रिडेंडम में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर मान लो रेंट अमाउंट है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको प्रॉपर्टी रेंट पे दे दिया और मैंने आपको बोला है कि आपको आप सर्टेन अमाउंट आप बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस है वो आप पे कर दो और रेंट के सामने एडजस्ट कर देना, तो जो भी अमाउंट अपोर्शनड होता है वो भी रिडेंडम क्लॉज में लिखा जाता है। तो हेबेंडम टॉक्स इन रिलेशन टू द पीरियड एंड रिडेंडम टॉक्स इन रिलेशन टू द कंसिडरेशन पार्ट। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, नाउ 2014 में वापस से क्वेश्चन पूछा गया है दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोवेनेंट एंड अंडरटेकिंग। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट कोवेनेंट एंड अंडरटेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपने को बिल्कुल मिस नहीं करना है। अब ये अटेम्प्ट में कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है? 4 मार्क्स के लिए। अगेन हाफ पेज इज मोर देन सफिशिएंट, बट वी हैव टू कवर कोवेनेंट एंड अंडरटेकिंग। क्लियर? जब आपको क्लास में कराया था उसमें बताया था कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने मार्क्स भी किया था इंपॉर्टेंट, एंड यू कैन सी दैट थिंग हाउ मेनी टाइम इंस्टीट्यूट हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। Now the next question which institute have asked, that again they have asked question in relation to 2018 में that write a short notes on addendum. Clear? तो redundum and addendum, covenant and taking, very important part. Further क्या दिया हुआ है? Now further it talks about 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है that write a note on, किसके ऊपर नोट पूछ रहे हैं ये लोग? Now they are asking a note on recital. What is recital? Summary. एग्रीमेंट की जो समरी है दैट इज वी कॉल्ड रिसाइटल। ये कैसे लिखा जाता है? वेयर एज करके लिखते हैं। अच्छा, रिसाइटल के 2 पार्ट होते हैं, अगेन हम लोग ने किया हुआ है। देयर समथिंग कॉल्ड नैरेटिव रिसाइटल जिसमें हम पास्ट ट्रांजेक्शन्स की पूरी हिस्ट्री बताते हैं, एंड देयर समथिंग कॉल्ड इंट्रोडक्टरी रिसाइटल। तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट किसके नाम पे प्रॉपर्टी का राइट ट्रांसफर हो है, दैट समथिंग नीड टू मेंशन। अब रिसाइटल कैसे लिखा जाता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। स्टार्ट कैसे करते हैं? वेयर एज, और फिर 1 2 3 4 पॉइंट लिख सकते हैं, या तो वेयर एज एंड वेयर एज एंड वेयर एज। दैट इज हाउ द रिसाइटल हैव टू बी मेंशन। सेकंड दिया है एक्सपर्ट ओपिनियन। अब हम लोग ने व्हेन वी आर स्टडीइंग ड्राफ्टिंग के प्रिंसिपल्स हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लावर्स 5 टूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग होता है। अच्छा,
ओपन द मॉड्यूल। तो फ्लावर्स 5 रूल ऑफ ड्राफ्टिंग था। अच्छा, फ्लावर्स 5 रूल ड्राफ्टिंग के बाद क्या था कि हमको पॉइंट जॉट डाउन करना पड़ेगा, फिर हमको एक स्केलेटन ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, उसका सेल्फ अप्रेजल करना पड़ेगा, फिर देर आर सर्टेन क्लॉजेज जिसपे अपने को एक्स्ट्रा स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा। उसमें एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो मैं कॉपीराइट एग्रीमेंट बना रहा हूं तो कॉपीराइट क्लॉज बिकम्स वेरी क्रूशियल। अगर हम लोग मॉर्गेज क्लॉज बनाते तो मॉर्गेज क्लॉज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन अपने को एक्सपर्ट ओपिनियन लेना पड़ेगा बिकॉज देर आर सर्टेन मैटर which as a draftsman you may not be aware of that thing, so that is always better as a draftsman that you can, or for the interpretation purpose, that you can take the expert opinion. Clear? 4 marks का हो जाएगा everyone? Whatever topic we are discussing here, दो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, बस उसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि ये टॉपिक अपने एग्जाम में आए हुए हैं where we have to give more attention. But having said that, in professional we have to study everything. Clear? अब देखो, अब यहाँ पे तो यहाँ पे ये एक्सपर्ट ओपिनियन हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन है 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है 4 मार्क्स के लिए, कंपोनेंट्स ऑफ डीड। अब देखो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए? सिर्फ 4 मार्क्स के लिए। तो कंपोनेंट ऑफ डीड में हमको सब कुछ लिखना ही नहीं है, इनफैक्ट हमको कुछ भी नहीं लिखना है, हमको सिर्फ हेडिंग बतानी है ना। कंपोनेंट ऑफ डीड में गो टू द मॉड्यूल। देखो कंपोनेंट ऑफ डीड में हेडिंग दिया था कि सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ डीड टाइटल देना पड़ेगा। ये कैसे देते हैं? हम लोग लिखते हैं ना, दिस डैश एग्रीमेंट, सेल एंड परचेज एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, दिस डैश एग्रीमेंट, तो वो डिस्क्रिप्शन ऑफ डीड टाइटल है। इसके बाद प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, तो हम लोग लिखते हैं दिस डैश एग्रीमेंट हैज बीन मेड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन डैश डे ऑफ डैश 2000 डैश एट डैश। समझा? जो अपना मेन ड्राफ्टिंग का बेस बनता है वो अपना सेल एंड परचेज एग्रीमेंट और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। उसके बाद बहुत सारे हम लोग डीड करते हैं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आप डेट एंड प्लेस देते हो। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज ऑफ द डीड, इसमें आपको बताया था कि अगर पर्सनल क्वालिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट है तो वहाँ पे आप असाइनर एंड लीगल सक्सेसर एंड रिप्रेजेंटेटिव को कवर नहीं करते हो। बट अगर एक लीज डीड है, ऐसा एग्रीमेंट जो हेरिटेबल है, वहाँ पे अपने को उसमें वी हैव टू राइट दैट इंक्लूड सक्सेसर, परमिटेड असाइनीज। देन उसके बाद रिसाइटल आएगा। देन टेस्टेटम क्लॉज, व्हाट इज टेस्टेटम क्लॉज? नाउ दिस डीड विटनेसेस एज अंडर, दैट इज कॉल्ड टेस्टेटम क्लॉज। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड कंसिडरेशन क्लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड रिसिप्ट क्लॉज। अब रिसिप्ट क्लॉज क्या होता है कि अगर अपने को कुछ एडवांस मिला है तो अपने को एक्नॉलेजमेंट करना पड़ता है कि अपने को इतना एडवांस अमाउंट मिला है। इसके बाद ऑपरेटिव क्लॉज आएगा। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, समझ रहे हैं? so these are the basic clauses that have to be mentioned. Then there is something called हमने प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब अपने को क्या करना पड़ेगा? अब अपने को पार्सल क्लॉज, जो भी प्रॉपर्टी के ईजमेंटरी राइट है दैट हैव टू बी कवर्ड। इसके बाद एक्सेप्शन रिजर्वेशन, अगर ट्रांसफरर ने सर्टेन थिंग्स ट्रांसफर नहीं किया है, कुछ चीज़ें आउट ऑफ द लॉट ऑफ द थिंग विच ही ट्रांसफर, उसने अगर कुछ चीज़ें अपने पास रख लिया है तो उसको एक्सेप्शन में रखेंगे। अच्छा, एक्सेप्शन और रिजर्वेशन में डिफरेंस क्या होता है? अगर ट्रांसफर ने सर्टेन थिंग ट्रांसफर नहीं किया है तो दैट हैव टू बी मेंशन अंडर द डीड एंड हैव टू बी साइंड बाय द ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। और अगर उसने वो चीज़ खुद के लिए रख लिया देन दैट इज कॉल्ड रिजर्वेशन क्लॉज। इसके बाद प्रीमाइसेस एंड हैबेंडम, कोवेनेंट अंडरटेकिंग, टेस्टिमोनियम। कैसे लिखते हैं टेस्टिमोनियम? in witness whereof the parties hereto and hereunto have executed this agreement on the date mentioned aforesaid. Then there is something of signature attestation, endorsement, supplemental deed, annexure और schedule. Clear? मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में कोई एक्सप्लेनेशन किया ही नहीं है, सिर्फ जो हम लोग ने डिटेल में पढ़ा है उसकी सिर्फ हेडिंग लिखनी है। क्लियर? अब देखो, नाउ 2021 में क्वेश्चन पूछा है लेटेंट डीड एंड स्पेशल वारंटी डीड। अब ये क्या है? आगे हमने पढ़ा था लेटेंट डीड क्या होता है कि अगर किसी डीड को, अगेन ये आज की तारीख में इसकी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, बताया था कि अगर आप लेटेंट डीड क्या है, अगर आप किसी डीड को एक वुडन बॉक्स में 20 साल तक रख देते हो तो वो क्या बन जाता है? लेटेंट डीड बोलते हैं। स्पेशल वारंटी डीड क्या होता है कि अगर कोई ऐसी डीड है जो कोई डिक्लेरेशन दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक थिंग, देन दैट इज कॉल्ड स्पेशल वारंटी डीड। देन सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एंडोर्समेंट एंड स्टैंपिंग ऑफ डीड। देखो ये दो अलग चीजें हैं। एंडोर्समेंट क्या हो रहा है कि अगर मान लो मेरे को डीड में कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है, फॉर एग्जांपल अगर ए को पेमेंट बी को देना था और बी को पेमेंट सी को देना था,
और बी बोलता है ए को कि अब ए डायरेक्टली पेमेंट सी को करेगा, देन दैट कैन बी डन थ्रू एंडोर्समेंट। याद है? अब एंडोर्समेंट में पार्टीज विल बी देयर, देयर बी एंडोर्सर, एंडोर्सी आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का ही है, तो 4 मार्क्स में आपको एंडोर्समेंट भी बताना है और स्टैंपिंग और मतलब दो दो मार्क्स बताना है। बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने एंडोर्समेंट बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। इफ यू सी द नोट, बहुत सारे पॉइंट और एक एक पॉइंट हमने कवर भी किया हुआ है, उसमें से 3-4 पॉइंट भी कर लिया ना, मोर देन सफिशिएंट है। समझ रहे हैं? आपको ड्राफ्टिंग में इतना पढ़ा दिया है वेदर इट्स अ ड्राफ्ट और थ्योरी, कि आप उसका आधा भी लिख लिए ना तो भी काम हो जाएगा। 2 मार्क के लिए देखो, एंडोर्समेंट 2 मार्क है, 2 मार्क के लिए आपको गिन के 3 से 4 लाइन लिखनी होती है। क्या अपने पास 4 लाइन का कंटेंट है? आराम से, बहुत कंटेंट है। एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है, 2-3 मेन पॉइंट भी डिफाइन कर दिया, काम हो जाएगा। अच्छा, फिर स्टैंपिंग और डीड की बात हो रही है, ये भी पता है अपने को। स्टैंपिंग क्या है? हर एक डीड पे स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ेगा। अच्छा, जब स्टैंप ड्यूटी पे करोगे तो कितने वैल्यू का स्टैंप ड्यूटी होगा, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। स्टैंप ड्यूटी कब पे किया जाएगा? अगर डीड इंडिया में एग्जीक्यूट हुआ है, ऑन और बिफोर एग्जीक्यूशन, और अगर डीड इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हुआ है तो जब वो डॉक्यूमेंट इंडिया में आएगा उसके 3 महीने के अंदर। समझ रहे हैं? अब देखो, तो यहाँ पे लेटेंट डीड they have defined, and then they have defined endorsement and stamping of deed। अब हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई डीड प्रॉपरली स्टैंप नहीं हुआ है तो वो इनएडमिसिबल एज एविडेंस हो जाएगा। क्लियर? कर पाएंगे? वेरी गुड। बी कॉन्फिडेंट, आपने चैप्टर कर लिया है, आपने क्लास में हम लोगों ने जो किया था सब कर लिया है, तो उसके अलावा कुछ बाहर से आ ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2022 में आया है वो है फ्लावर्स 5 रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। हम लोगों ने पढ़ा था ये, तो बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब फ्लावर्स के 5 रूल ऑफ ड्राफ्टिंग क्या है? कि डायरेक्ट होना चाहिए, सिंपल, ब्रीफ, विग्रस एंड लूसिड। क्लियर? विग्रस मतलब कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए, लूसिड मतलब क्लियर होना चाहिए। एंड देन वी हैव डिस्कस दैट कि फैमिलियर वर्ड यूज़ करना चाहिए, फार फ्रेश वर्ड। इसमें आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि नादिर, याद है? अब नादिर का मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट, बट जनरली वी डोंट यूज दिस वर्ड नादिर, so always prefer a familiar word rather than far-fetched word, concrete word rather than abstract, single word instead of circumlocution। what is circumlocution? गोल गोल बातें, घुमा फिरा की बातें। इसके बाद शॉर्ट वर्ड होना चाहिए इन प्रेफरेंस टू लॉन्ग वर्ड, एंड सेकंड होना चाहिए इन प्रेफर ऑफ रोमन वर्ड। याद आया? चलो, अब ये शॉर्ट नोट्स आए हैं, सब कर पाएंगे हम लोग? एवरीथिंग हैज बीन व्हाट वी हैव डिस्कस। अब 2013 में क्वेश्चन आया है, लीगल डॉक्यूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। अब देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, नाउ व्हाट इज, देखो लीगल डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्या है। इसमें लीगल डॉक्यूमेंट इज नथिंग बट डॉक्यूमेंट। हम लोगों ने डीड एंड डॉक्यूमेंट पढ़ा था, याद है? ओपन टॉपिक कॉल हम लोगों ने पढ़ा था डीड क्या होता है, फिर डीड का नेक्स्ट टॉपिक था डॉक्यूमेंट क्या होता है। याद है? डॉक्यूमेंट क्या है? एक रिटन रिटन इंस्ट्रूमेंट, और हम उसको क्यों लिखते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग, दैट इज द पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंट। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट? अब हम लोग बताया था कि इंस्ट्रूमेंट की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, ये एक्ट टू एक्ट वेरी करता है। तो पावर ऑफ अटर्नी एक्ट में पावर ऑफ अटर्नी इज एन इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, हम लोग डॉक्यूमेंट उन्होंने पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट रिटन फॉर्म में होता है, तो ये कहाँ लिखते हैं हम लोग? ये पेपर में लिख सकते हैं, पार्चमेंट, वालम, मेटल, स्टोन। समझा? this is something is a document, so legal document is nothing but document। जो उन्होंने डॉक्यूमेंट के पढ़ा है वो अपने को लिखना है। एंड देन इंस्ट्रूमेंट, अब देखो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स मतलब गिन के 4 से 5 लाइन। अच्छा, उन 5 लाइन में अपने को डॉक्यूमेंट भी डिफाइन करना है, और उन 5 लाइन में हम लोग को इंस्ट्रूमेंट भी डिफाइन करना है। कर पाएंगे आराम से? चलो, इंडेंचर एंड डीड एस्क्रो क्या होता है? अच्छा, 4 मार्क का है, मतलब 2 मार्क का इंडेंचर है एंड 2 मार्क का डीड एस्क्रो है। व्हाट इज इंडेंचर? पहले एनिमल की स्किन पे लिखा जाता था और उसको डिवाइड करते थे अनइक्वल एजेस से, जिससे कि फोर्जरी ना हो सके। एंड व्हाट इज डीड एस्क्रो? कि जब एक डॉक्यूमेंट ड्यूली स्टैम्प हो गया, रिटन डॉक्यूमेंट है, ड्यूली स्टैम्प है, डेटेड है, एक पार्टी ने साइन कर दिया है और दूसरी पार्टी का साइन होना बाकी है, मतलब वो डीड से ज़्यादा है, डॉक्यूमेंट से ज़्यादा है और डीड से कम है, तो उसको क्या बोलते हैं? डीड एस्क्रो। हो जाएगा?
चलो अब देखो, अब 2015 में वापस क्वेश्चन पूछा है हेबेंडम एंड रिडेंडम, समझ रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल अपने को छोड़ना नहीं है। क्लियर? देखो 2015 में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सप्लीमेंट्री डीड एंड एंडोर्समेंट। अब ये क्या है? नाउ व्हाट इज सप्लीमेंट्री डीड? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एंडोर्समेंट भी किया हुआ है, सप्लीमेंटल डीड भी है। गिन के 4 मार्क का है, मतलब 2 मार्क का सप्लीमेंट्री डीड लिखना है, 2 मार्क का एंडोर्समेंट। समझ रहे हैं? सप्लीमेंट्री डीड क्या है? सेम पार्टीज के बीच में होता है, दैट इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड करना चाहते हो, जो आप एंडोर्समेंट के थ्रू नहीं कर सकते, दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड अंडर द सप्लीमेंट्री डीड। क्लियर? चलो, कर पाएंगे हम? वट एवर बींग आस्क्ड हैव वी ऑलरेडी कवर्ड? यस। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 2016 में वापस एंडोर्समेंट एंड एनग्रॉसमेंट। अब ये क्या है? नाउ देखो, एंडोर्समेंट तो पता है अपने को, बराबर। एनग्रॉसमेंट क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ाया था कि आप अगर अगर एक कंपनी है, क्लियर, एंड कंपनी को डॉक्यूमेंट को हमको सिग्नेचर करना पड़ेगा। नाउ सिग्नेचर करना है, तो अगर सिग्नेचर कौन करेगा? तो सिग्नेचर नीड टू बी डन बाय द ऑथराइज पार्टी। अब अगर कंपनी है तो कंपनी में कौन साइन करेगा डॉक्यूमेंट? दैट नीड टू बी डन बाय द पर्सन हु हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, ये अब ऑथराइजेशन बोर्ड कैसे देगा? या तो ऑथराइजेशन देगा पावर ऑफ अटर्नी से, या तो ऑथराइजेशन देगा रिजोल्यूशन से। तो आप जिसको ये ऑथराइजेशन देते हो कि वो डॉक्यूमेंट को साइन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एंग्रॉसमेंट। क्लियर? अच्छा, हम लोग जब सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर के अलावा, सिग्नेचर से पहले हम स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं। अच्छा, कितनी स्टैम्प ड्यूटी होगी? दैट विल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना एंग्रॉसमेंट का, इट इज नथिंग बट सिग्नेचर एंड एंग्रॉसमेंट। गो टू द टॉप मॉडल पे जाइए, अपने नोट्स में भी आइए, सिग्नेचर मॉडल पे जाओ। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्लॉज क्या दिया है, तो इसमें अपने को क्या क्या कवर करना है? तो यहाँ पे एंग्रोसमेंट में फर्स्ट कवर करना है अप्रूवल ऑफ डॉक्यूमेंट, सेकेंड सिग्नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, एंड थर्ड stamping of document. Clear? So while you are writing answer for the engrossment, this is approval of document, कौन अप्रूव करेगा, कौन साइन करेगा, और उस डॉक्यूमेंट पे अपने को स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। और ये हम लोग के नोट्स में और मॉड्यूल में कहाँ दिया हुआ है? सिग्नेचर एंड अटेस्टेशन। क्लियर? अब देखो, तो ये एक स्कैनर किया था अपने को, एक एक्स्ट्रा मिला ना। अब देखिए, अब 2016 में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 2016 क्वेश्चन, कॉपी दिस पार्ट। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ऑपरेटिव क्लॉज एंड टेस्टिमोनियम क्लॉज। नाउ सी दिस थिंग, अब ऑपरेटिव एंड टेस्टिमोनियम क्लॉज जो है, ये समझा ना आप लोगों को, सिग्नेचर अटेस्टेशन में मिलेगा आपको ये। हेडिंग क्या है? सिग्नेचर अटेस्टेशन, करेक्ट? चलो, हो जाएगा। अब देखिए अब देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑपरेटिव क्लॉज एंड टेस्टिमोनियम क्लॉज अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ऑपरेटिव पार्ट में आपका बॉडी ऑफ एग्रीमेंट आ जाता है, टेस्टिमोनियम आपके ऑपरेटिव पार्ट एंड सिग्नेचर से बीच में होता है। कैसे लिखते हैं? इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हियर टू एंड हियर एंड टू एग्जीक्यूट दिस एग्रीमेंट ऑन द डेट मेंशन अफोरसाइड। क्लियर? अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अब 2017 में क्वेश्चन पूछा है कन्वेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस क्या है? किया हम लोगों ने। अब ऐसे क्वेश्चन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अपने को कन्वेंस क्या होता है ये बताना है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये बताना है। अच्छा, वी देर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट जो कन्वेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों होता है, देर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड देर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट जो सिर्फ कन्वेंस होता है। क्लियर? देन सेकेंड थिंग दिया है, नॉट डिस्टिंग्विश दिया है ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है।
अब एक चीज समझो, नाउ व्हाट इज ड्राफ्टिंग, वी नो दिस थिंग व्हाट इज ड्राफ्टिंग। अब यहाँ पे हम लोग जब डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन इज नथिंग बट डॉक्यूमेंट। तो हम लोगों ने डीड के बाद जो पढ़ा था ना, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। अब ऐसे क्वेश्चन में ना, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है दैट इज नथिंग बट द डॉक्यूमेंट। तो हमने जो डॉक्यूमेंट का कंटेंट पढ़ा है दैट समथिंग हैव टू बी डिफाइन हियर। अब एक चीज रखना, ऐसे क्वेश्चन में ना कोई भी टी शेप ऑफ डायग्राम नहीं होगा, कोई डिस्टिंग्विश नहीं होगा। आपको पहले ड्राफ्टिंग क्या होता है वो बता देना, जो उन्होंने 10-11 पॉइंट ड्राफ्टिंग के पढ़े हैं, और फिर डॉक्यूमेंट जो है वो बता देना। क्लियर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट, ऑलरेडी किया हुआ है। देन डिस्टिंग्विशन दिया है टेस्टेटम एंड टेस्टिमोनियम क्लॉज। अब ये क्या है, देखो इसमें ना कोई डायरेक्ट डिस्टिंग्विश नहीं है। टेस्टेटम क्या होता है, रिसाइटल को ऑपरेटिव पार्ट से अलग करता है। कैसे लिखते हैं, नाउ दिस डीड विटनेसेस एज अंडर। टेस्टिमोनियम क्या होता है, ये ऑपरेटिव को सिग्नेचर से अलग करता है। कैसे लिखते हैं, इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हियर टू एंड हियर टू हैव एग्जीक्यूटेड दिस एग्रीमेंट ऑन द डेट मेंशन अफोरसेड। क्लियर। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नॉट डिस्टिंग्विश कॉन्ट्रैक्ट एंड कन्वेंस हो गया। अब सेकंड दिया है डीड पूल एंड डीड पूल। अब ये क्या है, हम लोगों ने 5 चीजें पढ़ी थी अगर याद होगा तो। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड, अगर जितनी पार्टीज हैं उतने एग्रीमेंट की कॉपी बनाई जाती है और हर एक पार्टी को एक एक एग्रीमेंट की कॉपी दे दी जाती है, देन दैट इज कॉल्ड डीड पोल, पूल। क्लियर। एंड डीड पोल क्या होता है, ये एक यूनिलैटरल डॉक्यूमेंट है जैसे पावर ऑफ अटर्नी, जिसको एक ही पार्टी साइन करे, दैट इज कॉल्ड डीड पोल। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, सी दिस थिंग, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लीज, ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, समझा। अब फाइनेंशियल लीज क्या होता है एंड ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, ये आपके पोर्शन में दिया ही नहीं है, ये पहले आपके पोर्शन में दिया था, नए पोर्शन में ये नहीं है, बट इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझ रहे हैं। तो आपका फाइनेंशियल लीज क्या है, ऑपरेटिंग लीज क्या है, परफॉर्मेंस लीज क्या है, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीज। अब ये जो टॉपिक है ना, ये हम लोग जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग लीज पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन एक्चुअली चैप्टर नंबर 4 का है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो रेफर चैप्टर। क्लियर। ये लीज टॉपिक में आप लोग को एक टॉपिक लिखवाऊंगा, लीज कितने तरीके का होता है। ये भी आपके मॉडल में नहीं दिया है बट लीज टॉपिक दिया हुआ है, तो वहां पे अपने को फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज का मैं मीनिंग लिखवाऊंगा, वो यहाँ पे अपने को लिखना है, ये इस चैप्टर में नहीं है, समझा। चलो, तो यहाँ पे तो इसमें हम लोग को 4th चैप्टर में कौन सा टॉपिक लेना है, लीज टाइप। क्लियर। चलो, ना ये क्वेश्चन अपने को पता होना चाहिए। क्लियर। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने को मिला है इस पूरे एक्सरसाइज की वजह से। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, और ये क्वेश्चन 2023 में आया, तो बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है, पता होना चाहिए अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पार्सल क्लॉज क्या है। अब ये अपना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। पार्सल क्लॉज क्या होते हैं, ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। जितने भी ईजमेंट्री राइट हैं वो सब कहाँ पे डिफाइन होते हैं, पार्सल क्लॉज में। तो अगर आपको कोई आप मेन प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो मेन प्रॉपर्टी के संग आपको जो एक्स्ट्रा मिलता है दैट इज ईजमेंट जो मिलता है, दैट इज कॉल्ड ईजमेंट्री राइट, दैट इज मेंशन इन पार्सल क्लॉज। उसमें हम लोगों ने एक टेबल बनाया था कि अगर लैंड मेन प्रॉपर्टी है तो जो भी स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास जो है ऑन दैट लैंड इज द पार्सल क्लॉज। अगर हाउस मेन प्रॉपर्टी है तो उसका लॉक, डोर, विंडो, एवरीथिंग विच इज परमानेंटली अटैच इज नथिंग बट द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पार्सल क्लॉज। तो जो भी ईजमेंट होता है दैट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पार्सल क्लॉज। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, 2013 में क्वेश्चन आया है कि ड्राफ्टिंग में भी डिफाइन एज ए सिंथेसिस ऑफ लॉ एंड फैक्ट इन अ लैंग्वेज फॉर्म, एक्सप्लेन। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ कुछ नहीं, ड्राफ्टिंग के पॉइंट जो हम लोगों ने ड्राफ्टिंग के 11-12 पॉइंट पढ़े हैं ना, दैट समथिंग यू हैव टू डिफाइन हियर। डन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाउ नाउ 2014 में क्वेश्चन पूछा है रीजन ऑफ ड्राफ्टिंग रिसाइटल इन ए डीड विद ड्यू कॉशन। क्या पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे, रिसाइटल के बारे में। तो रिसाइटल क्या है, रिसाइटल कितने टाइप का होता है,
रिसाइटल की क्या एविडेंटरी वैल्यू है। अब उसमें उन्होंने क्या पढ़ा था कि अगर ऑपरेटिव पार्ट क्लियर नहीं है, ऑपरेटिव पार्ट एम्बिग्यूअस है, तो रिसाइटल विल गिव द इंटरप्रिटेशन में हेल्प होता है, बट ऑपरेटिव पार्ट अगर क्लियर है तो फिर रिसाइटल हैव नो एविडेंटरी वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग हैव द सेम मीनिंग दो दे आर नॉट इंटरचेंजेबल। मतलब यहाँ पे क्या बताने की पूछने लो, बस ड्राफ्टिंग क्या है, कन्विंसिंग क्या है, दैट्स समथिंग यू हैव टू डिफाइन हियर। समझ रहे हैं? हो जाएगा। चलो अब देखो, एंड याद रखना ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग का कोई डायरेक्ट डिस्टिंग्विश नहीं होता है। आपको पहले ड्राफ्टिंग डिफाइन करना है, फिर कन्विंसिंग डिफाइन करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2014 में दिया है कि टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन इज पर्सनल, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू एनी अदर पर्सन। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये आज की तारीख में आपके पोर्शन में एप्लीकेबल नहीं है। नाउ व्हाट इज टेस्टामेंट्री डिस्पोजल? अब ये क्या होता है? टेस्टामेंट्री डिस्पोजल का मतलब होता है विल। अगर देखो, देर आर टू टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, दूसरा होता है नॉन टेस्टामेंट्री। नॉन टेस्टामेंट्री का मतलब होता है जिसमें आप सेल, मॉर्गेज, लीज या ये सब नॉन टेस्टामेंट्री हैं। टेस्टामेंट्री इज नथिंग बट द विल, बट नाउ अंडर योर न्यू पोर्शन विल कॉन्सेप्ट इज नॉट देयर। क्लियर? ये एकदम एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अब ये नॉट इन योर पोर्शन है, ये 2014 का क्वेश्चन है, तो अब ये क्वेश्चन अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। क्लियर? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नॉट इन न्यू पोर्शन। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना, 2014 में दिया है कि ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट इज स्किल्ड जॉब रिक्वायरिंग ऑब्जर्वेंस ऑफ मेनी डूज एंड डोंट। हमने डूज एंड डोंट पढ़ा था कि क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट होने चाहिए। नाउ दैट इज समथिंग, तो डूज एंड डोंट जो है ये हमने मॉडल से किया था, ये अपने को आंसर लिखना है। 4 मार्क्स का है, तो 4-5 पॉइंट डूज के, 4-5 पॉइंट डोंट के। क्लियर? तो मॉडल ओपन करिए, डूज एंड डोंट टॉपिक जो है ना उसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डूज एंड डोंट के बाद। ना अब ये क्वेश्चन दिया है दैट now drafting of document is very important part of legal documentation. Document are subject to interpretation when no clear meaning could be inferred by simple reading. Explain this reason with rules related to the interpretation of formal legal document. What they are asking for? So in this topic, what they are asking basically is rules relating to the, अगर हम लोग बाकी पार्ट को हटा भी दें, so what they are asking for interpretation of formal legal document. अब उन्होंने एक टॉपिक पढ़ा था that there is something called interpretation of informal document and interpretation of formal document. Clear? तो formal interpretation, informal interpretation. अब इस क्वेश्चन का मार्क्स देखो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें कम से कम अपने को ना 15 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। क्लियर? क्या हमारे पास 15 पॉइंट हैं? उससे ज़्यादा ही हैं। क्लियर? हमको कम से कम 12 से 15 पॉइंट कवर करने पड़ेंगे। क्लियर? अब देखिए, देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है ना, 2015 में क्वेश्चन पूछा है कि ऑल इंस्ट्रूमेंट आर लीगल डॉक्यूमेंट बट ऑल लीगल डॉक्यूमेंट आर नॉट इंस्ट्रूमेंट। मतलब यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट व्हाट वी हैव टू डिफाइन, एक तो इंस्ट्रूमेंट डिफाइन करना है, डॉक्यूमेंट डिफाइन करना है, एंड देन वी हैव टू स्पेसिफाई दैट इंस्ट्रूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, देन आपको कंक्लूड करना है कि सारे लीगल डॉक्यूमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट हैं, बट सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? ये अपना कंक्लूजन लाइन आना चाहिए। तो इसमें कैसे डिफाइन करेंगे? फर्स्ट डिफाइन इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, देन डिफाइन लीगल डॉक्यूमेंट, व्हाट इज लीगल डॉक्यूमेंट इज नथिंग बट द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या होता है, एंड देन वी हैव टू गिव द कंक्लूजन। क्लियर? अब यहाँ पे 2015 में क्वेश्चन पूछा है कि ड्राफ्टिंग इज द सिंथेसिस ऑफ लॉ एंड फैक्ट इन लैंग्वेज फॉर्म। एक्सप्लेन, क्या करना है? जो पहला टॉपिक है ना ड्राफ्टिंग का, वही अपने को डिफाइन करना है। क्लियर? कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 4 मार्क्स का।
हमने 6-7 पॉइंट्स भी कवर कर लिए, मोर देन सफिशिएंट। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2016 का कि कन्वेंस इज एन एक्ट ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी। 5 मार्क का क्वेश्चन दिया है, क्या डिफाइन करने को बोल रहे हैं? कन्वेंस क्या होता है, बस। तो वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज कन्वेंस। क्लियर? मतलब व्हाट वी हैव कंक्लूडेड दैट इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, कन्वेंस, ड्राफ्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? और ये हम लोगों ने नोट्स में भी ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोला है। क्या पूछा है? रिसाइटल कैरी एविडेंटरी इंपॉर्टेंस इन द डीड, इट इज एन एविडेंस अगेंस्ट द पार्टीज टू इंस्ट्रूमेंट एंड दोज क्लेमिंग अंडर इट में ऑपरेट एज एस्टॉपल, राइट अ डिटेल नोट दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। मतलब व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, दे आर आस्किंग फॉर द एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू द रिसाइटल। अब देखो इस क्वेश्चन में ना एक्स्ट्रा क्या है, इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा है डिसीजन ऑफ द कोर्ट। ये पार्ट जो है ना, ये आपके मॉडल में नहीं दिया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे नाउ व्हाट दे हैव गिवन, अब इसमें अपने को नाउ सो व्हाट दे हैव डन दैट सुप्रीम कोर्ट का केस दिया है, मिला? और रामचंद्र वर्सेस गिरिजा नंदिनी, ये वाला केस का अपने को रेफरेंस देना पड़ेगा, समझ रहे हैं? मॉडल में दिया है। तो ये जो मॉडल में रिसाइटल का जो केस स्टडी वाला पार्ट है उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि रिसाइटल टॉपिक में अपने को केस स्टडी भी रीड करना है। तो रिसाइटल अब ये कहाँ पे दिया है नाउ, अब देखो, अब अगर हम लोग मॉडल में जाते हैं तो मॉडल में देखो देयर इज अ लाइन बीइंग गिवन दैट रिसाइटल carry evidentary importance of the deed, it is a evidence against the parties to the instrument and those claiming under it and may operate as an estoppel। और यहाँ पे केस का क्या नाम दिया हुआ है? रामचरण वर्सेस गिरिजा नंदिनी। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? बस इतना आपने लोगों ने कवर कर लिया तो ये मोर देन सफिशिएंट है। ऑल्दो यहाँ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी एक केस का रेफरेंस दिया है, रीड कर सकते हैं, बट मॉडल में सिर्फ एक ही केस दिया हुआ है, वो तो अपने को मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट आप यहाँ से रीड कर सकते हो। क्लियर? अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट थिंग्स शुड बी अवॉइडेड व्हाइल ड्राफ्टिंग द डीड। देखो क्या लिखा है, क्या क्या अपने को अवॉइड करना है। मतलब ये हम लोग से क्या पूछ रहे हैं, डूज पूछ रहे हैं कि डोंट पूछ रहे हैं? डोंट। तो व्हाट दे आर आस्किंग इज बेसिकली डोंट। क्लियर? देन नेक्स्ट क्या लिखा है कि ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग हैव द सेम मीनिंग एंड आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स। वापस क्या पूछ रहे हैं, ड्राफ्टिंग क्या है, कन्विंसिंग क्या है। क्लियर? डन। अब देखो, अब यहाँ पे फर्दर क्या दिया है, नाउ फर्दर दे हैव गिवन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अमीनो अटेस्टेंडी। नाउ व्हाट इज दिस मीन? ये अच्छा क्वेश्चन है। Now what is amino attestendi means? Intention to attest। Clear? तो हम लोग जब ये attestation टॉपिक पढ़ेंगे ना, वहाँ पे आता है amino attestendi। Now what is being said that जब आप कहीं सिग्नेचर करते हो तो वहाँ पे there need to be an intention to attest। Now मॉड्यूल पे जाइए। अब देखो, अब ये टॉपिक के लिए अच्छा टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब हम लोग जब मॉड्यूल पे जाते हैं ना, सिग्नेचर अटेस्टेशन क्लॉज, उसके लास्ट पैराग्राफ पे आओ। ना देखो इसमें क्या दिया हुआ है, now it says that it is essential that the attesting witness should have put his signature amino attestendi intending for the purpose of attesting that he has seen the executant sign or has received from him a personal acknowledgement of his signature। मतलब सिंपल उन्हें क्या बोल रहे हैं कि what is amino attestendi, that there need to be an intention to attest। एंड आप जब आप अटेस्ट कर रहे हो तो या तो आपने जो बंदे ने साइन किया उसने आपके सामने साइन किया है, या तो उसने एक पर्सनल एक्नॉलेजमेंट आपने रिसीव किया है जिसमें वो कंफर्म कर रहा है कि जो भी सिग्नेचर है वो उसका सिग्नेचर है।
दिस इज कॉल्ड अमीनो अटेस्टेंडी। क्लियर? नाउ ये जो आंसर पूछ रहा है इसमें अपने को ये वाला पैराग्राफ अपने को मेंशन करना है। क्लियर? अब देखो ये समझा, ये अच्छा क्वेश्चन है। पता क्या लिखा है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि लीगैलिटी ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट फॉर परफॉर्मिंग अ प्रॉमिस इन नियर फ्यूचर। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, नाउ ये जो क्वेश्चन है ना ये जनरल क्वेश्चन है। व्हाट दे आर आस्किंग दैट लीगैलिटी ऑफ अ लीगल रिटन डीड। अब देखो डीड क्या है, तो एक रिटन डॉक्यूमेंट जो कि ड्यूली डेटेड है, स्टैम्प्ड है, साइंड है, रजिस्टर्ड है, डिलीवर्ड है, दैट समथिंग टू बी कॉल्ड एज डीड। एंड डीड अपने आप में एक एविडेंस है, एडमिसिबल एविडेंस है इन ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो डीड में पार्टीज के ऑब्लिगेशन लिखे होते हैं जिसको पार्टीज ने एग्री किया है, कंसेंट दिया है, साइन किया है, एंड देयरफॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी एनफोर्स इफ द पार्टी इज नॉट परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन। क्लियर? अब ये क्वेश्चन कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको एक जनरल फेस दिया है कि लीगैलिटी ऑफ रिटन डीड फॉर परफॉर्मिंग अ प्रॉमिस इन नियर फ्यूचर। तो यहाँ पे अपने को बताना है कि जो डीड होता है वो एक एनफोर्सेबल इन नेचर है। तो व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबिलिटी आ जाता है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, and contract is basically is the basis of all the transaction, and if the parties are not performing their contract as per the contractual obligation, then in that case the parties the aggrieved party can always go to the court of law and can seek for remedies. One of the remedy is compensation and one of the remedy is specific performance, where the court will order the defaulting party to do what he has promised to do. दिस इज कॉल्ड लीगैलिटी ऑफ रिटेन डॉक्यूमेंट। मतलब यहाँ पे वो लोग क्या बात करना चाह रहे हैं? एनफोर्सेबिलिटी की। तो इसमें क्या लिखा है? so therefore something that is an agreement and its enforceability at law। डन। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वापस डायरेक्ट क्वेश्चन है कि write the knowledge about the rules of drafting of pleading and convincing important इन कॉर्पोरेट अफेयर्स। सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे अपने को व्हाट वी हैव टू मेंशन दैट प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। यू कैन मेंशन दैट ड्राफ्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्ट में जो मैसेज कन्वे करना चाहता है वही मैसेज आना चाहिए। ही शुड नो द फैक्ट ऑफ द थिंग्स प्रॉपरली, ही शुड डॉक्यूमेंट द थिंग्स प्रॉपरली इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हम लोगों ने एक प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग करके एक टॉपिक पढ़ा था। नाउ दैट इज समथिंग व्हाट यू हैव टू मेंशन। क्लियर? अब देखिए नाउ, हाँ मतलब आप क्या क्या चीज़ें आपको ड्राफ्टिंग के लिए ड्राफ्टमैन को ध्यान में रखना पड़ेगा। जो क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दैट द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डीड इज मटेरियल पर्पज ऑफ लिमिटेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेट हम लोग मेंशन करते हैं ना वो क्यों इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू पर्पज ऑफ लिमिटेशन and registration of document. If the date is accidentally missing in the deed, how do you as a company secretary deal with the situation? Decide the thing। मतलब सिंपल वर्ड में हम लोग को डेट मेंशन करना पड़ता है, तो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड हैव टू मेंशन। हाउएवर अगर डेट नाउ व्हाट इज बीइंग सेड दैट एंड ये रजिस्ट्रेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट कितने दिन के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है। अगर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अगर इंडिया में एग्जीक्यूट हो रहा है तो विद इन 4 मंथ्स, और अगर 4 मंथ्स में नहीं हुआ तो आपको अनदर 4 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल सकता है। इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हुआ है तो रजिस्ट्रेशन कब करना पड़ेगा, जब वो डॉक्यूमेंट इंडिया में आएगा उसके 4 मंथ्स के अंदर, विच मीन्स दैट डेट इज वेरी क्रूशियल। सेकेंड थिंग व्हाट इज बीइंग सेड, हाउ द डेट शुड बी मेंशन। so date should always be mentioned date should always be mentioned in words as well as in figures so as to avoid any ambiguity। फर्दर क्या दिया है दैट पर्पज ऑफ लिमिटेशन। नाउ व्हाट इज लिमिटेशन, कि अगर कल की तारीख में डिफॉल्ट हुआ, कल की तारीख में किसी भी पार्टी ने अगर अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया तो वहाँ पे हम लोग डेट के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि आपका इस मैटर को कोर्ट में ले जाने का पीरियड कहाँ से चालू होगा। तो देखो इसमें क्या लिखा है, द डेट ऑन विच डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड कम्स इमीडिएटली इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीड। For example, the date of mortgage made 1st day of January 19, it is the date of execution which is
which is material in the document for the purpose of application of law principle, period, registration of document and passing of the title as described in the document. मतलब हम लोग जो डेट मेंशन करते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जानने के लिए कि एप्लीकेबिलिटी कब से होगा, ट्रांजेक्शन कब से इफेक्टिव होगा, ओनरशिप टाइटल राइट कब से ट्रांसफर किए जाएंगे. फर्दर क्या लिखा है, thus the date of the document, the date of execution is inscribed on the deed. The date is the date is in strictly speaking is the essential part of the deed. मतलब डेट आपको मेंशन करना मैंडेटरी है, बिकॉज अगर डेट मेंशन नहीं करोगे देन इट विल ऑलवेज गिव राइज टू लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी. पता क्या लिखा है, a deed is perfectly valid if it is undated or the date is given is impossible date. That is, देखो अगर हमने डेट नहीं मेंशन किया तो क्या डीड इनवैलिड हो जाएगा? नहीं, डीड वैलिड रहेगा. पता क्या लिखा है, if no date is given oral evidence will be admissible to prove the execution only if necessary to prove. इसका मतलब क्या हुआ, मान लो हमने डेट एंटर नहीं किया, आपके और मेरे बीच में एक सेल परचेज डीड हो रहा है, हम लोगों ने डेट मेंशन नहीं किया, लेकिन मैंने आपको पैसा ट्रांसफर किया है, एक्ट हुआ है, तो जो एक्ट ऑफ द पार्टीज है उस डेट से उसको एग्जीक्यूशन माना जाएगा. अगेन हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि सेल परचेज डीड में सिग्नेचर किसका मैंडेटरी होता है, ट्रांसफरर का. ट्रांसफर का सिग्नेचर मैंडेटरी नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफर तो पैसा दे रहा है, तो जब वो पैसा दे रहा है वही उसका कंसेंट मान लिया जाएगा, उसका एक्ट उसका कंसेंट होता है. तो इसका मतलब अगर डेट मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर आपने एक्ट किया है अपॉन बाय वर्च्यू ऑफ दैट एग्रीमेंट, तो वो आपका डेट ऑफ एग्जीक्यूशन माना जाएगा. पता क्या लिखा है, हाउएवर इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू नो कि आपका डीड ऑपरेट कब से होगा. इन इंडिया शॉर्ट पीरियड ऑफ 4 मंथ फॉर रजिस्ट्रेशन. ना यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, यहाँ पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया है कि कितने दिन के अंदर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराया जाएगा. याद रखना, अगर डॉक्यूमेंट इंडिया में एग्जीक्यूट हो रहा है तो एग्जीक्यूशन के 4 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है. नहीं हुआ तो अनदर 4 महीने का आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया जाएगा एज पर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एक्ट 1908. और अगर डॉक्यूमेंट इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हुआ है तो जब वो डॉक्यूमेंट इंडिया में आएगा उसके 4 मंथ्स के अंदर डॉक्यूमेंट को अपने को रजिस्टर कराना पड़ेगा. एंड व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड दैट इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिस्क ऑफ फोर्जरी, डेट आपको वर्ड्स एंड रिटन दोनों में लिखा जाता है. क्लियर, ये समझा, ये अच्छा क्वेश्चन है. डन, क्लियर. अब देखिए नाउ, अब एक बार ये देख लेते हैं कि ये मॉडल में कहाँ पे दिया हुआ है. तो मॉडल में ये जो क्वेश्चन है 2019 वाला, दैट इज व्हाई द नॉलेज ऑफ रूल ऑफ ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग कन्विंसिंग इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स. मॉडल पे आओ, एंड मॉडल में ये टॉपिक दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में. क्लियर, तो इसका क्या मतलब निकला है, जनरली हम लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर में छोड़ देते हैं, बट अपने को ये पढ़ना है. समझ रहे हैं, दिस इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट. ये कौन सा अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, 2019. समझ रहे हैं, 2019 दिसंबर, क्वेश्चन नंबर 1B. डन. तो ये प्लीज मॉडल से आप लोग मार्क कर लीजिए, ये पूरा जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था उस पूरा यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है. डन. एंड ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने, अच्छा जो क्वेश्चन डेट की बात हो रही है, ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, हम लोग जब कंपोनेंट ऑफ डेट की बात किया था तो उसमें उन्होंने एक पूरा कॉन्सेप्ट किया था, प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेट. उस टॉपिक पे जाइए. तो मॉडल के पेज नंबर ये रहा. अब देखो, ये मैंने क्लास में डील भी किया था, ये पूरा दिया हुआ है. द प्लेस ऑन डेट ऑन विच द डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट इमीडिएटली आफ्टर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीड. ये जो पूरा पार्ट दिया है ना, ये पूरा इन लोगों ने यहाँ पे कवर किया है. ये जो पूरा पार्ट है ये डेट की बात कर रहा है. क्लियर. और ये जो पार्ट है ये प्लेस की बात कर रहा है. डन. so this is your place and this is your date. clear. मार्क कर लीजिए प्लीज. और ये हम लोगों ने क्लास में रीड भी किया था. डन. तो फर्स्ट पार्ट इज योर डेट and second part is your place. Done.
अब देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन 2020 में दिया हुआ है दैट एनिमरेट द यूजुअल पार्ट ऑफ कंपोनेंट और क्लॉज ऑफ डीड। अब इसमें क्या लिखा है कि अपने को यूजुअल पार्ट ऑफ कंपोनेंट और क्लॉज ऑफ डीड बताना है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, डीड क्या है। अच्छा, डीड क्या है? डीड एक राइटिंग है जो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, पेपर में, पार्चमेंट में, वैलम में, जो स्टैम्प होना चाहिए, जो डेटेड होना चाहिए, जो साइंड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए एंड डिलीवर्ड टू द पार्टी होना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, डेफिनेशन ऑफ डीड बताया, और उसके बाद ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे उन्होंने कंपोनेंट ऑफ डीड बताया है कि डीड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सिर्फ हेडिंग हेडिंग इन्होंने कवर किया है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नाउ डिस्कस द गाइडलाइंस फॉर यूज ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन कन्विंसिंग। अब ये क्या है, अब हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर ऑर्डिनरी वर्ड है तो उसको ऑर्डिनरी मीनिंग से, ऑर्डिनरी ऑक्सफोर्ड की ऑर्डिनरी मीनिंग से इसका मीनिंग निकलेगा। अगर कोई लीगल टर्मिनोलॉजी है तो लीगल डिक्शनरी यूज़ किया जाएगा। याद आया? एज फार एज पॉसिबल जो भी करंट मीनिंग चल रहा है वो अपना कंसिडर करना है। टेक्निकल मीनिंग को एसर्टेन करना है, उसका फुल टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग उसके कंटेक्स्ट में यूज़ किया जा रहा है। एंड चॉइस ऑफ वर्ड जो है वो ऐसा होना चाहिए जो एग्जीक्यूटर, जो ड्राफ्टमैन है, जो मैसेज कन्वे करना चाहता है वही कन्वे होना चाहिए। एंड ड्राफ्टमैन को हमेशा हमेशा ड्राफ्टमैन को एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेनी चाहिए ऑन एनी टॉपिक और ऑन एनी सब्जेक्ट विच इज ऑफ द लीगल इम्पोर्टेंस। ये मॉड्यूल में कहाँ पे दिया हुआ है ना ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था और इसमें हम लोगों ने मार्क भी किया था कि आपको कितना पढ़ना है, और उतना हम लोगों ने समझा भी था और क्लास में रीड भी किया था। याद है? नो, दैट इज ऑन पेज नंबर, सी दिस थिंग, ये है टॉपिक। क्लियर? जितना हम लोगों ने हाईलाइट किया था उतना भी आप लोगों ने लिखा ना तो भी मोर देन सफिशिएंट है। डन। हेडिंग का नाम है गाइडलाइंस फॉर द यूज ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स एंड फ्रेजेस फॉर ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग। नाउ अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन इंडेंचर एंड साइरोग्राफम। हो चुका है। इंडेंचर क्या है, साइरोग्राफम क्या है? अच्छा, इंडेंचर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। साइरोग्राफम क्या होता है कि अगर एक डॉटेड लाइन होती है कि उसको कहाँ से डिवाइड किया जाए जिससे कि गलत डिवीजन ना हो जाए, दैट इज टू बी कॉल्ड एज साइरोग्राफम। क्या ये प्रैक्टिस आज भी हो रही है? नहीं, आज की तारीख में प्रैक्टिस नहीं हो रही है, लेकिन सिर्फ डीड में लिखा जाता है, दैट इज द टर्म कॉल्ड साइरोग्राफम। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या दिया है, एलुसिडेट 8 प्रिंसिपल विच ड्राफ्टमैन शुड कीप इन माइंड वाइल ड्राफ्टिंग। क्या लिखना है अपने को? प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। आप लोग को मॉडल में डूज एंड डोंट के ऊपर ये टॉपिक दिया हुआ है, अगर आपको याद होगा तो डूज एंड डोंट के ऊपर टॉपिक दिया है। ये हम लोगों ने मॉडल किया भी है, मार्क भी किया है, एक एक एक्सपर्ट ओपिनियन के नीचे। कौन सा पेज नंबर है? एक्सपर्ट ओपिनियन के नीचे दिया है, डूज एंड डोंट ऑफ ड्राफ्टिंग के ऊपर है। एकदम डिटेल में हम लोगों ने ऐसा टॉपिक किए हुए हैं। ये देखो पेज नंबर 39 में, सी दिस थिंग, मिला? ये रहा प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। डन। नाउ सी, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नाउ राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टेस्टिमोनियम क्लॉज। हो पाएगा? टेस्टिमोनियम बना पाएंगे? इन विटनेस फेयर ऑफ द पार्टीज हियर टू एंड हियर एंड टू। नाउ व्हाट आर, नेक्स्ट क्या लिखा है कि व्हाट आर द कंसिडरेशन टू बी टेकन इनटू अकाउंट इन केस ऑफ वर्ड यूजिंग द एग्रीमेंट आर फाउंड एम्बिगुअस। अब अगर वर्ड एम्बिगुअस है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को रिसाइटल के बेसिस पे देखना पड़ेगा। सेकेंडली हमको इंटेंशन ऑफ पार्टीज देखना पड़ेगा, हमको सराउंडिंग सिचुएशंस देखना पड़ेगा, देन दैट विल बी द बेसिस ऑफ द इंटरप्रिटेशन इफ द वर्ड्स आर एम्बिगुअस इन नेचर। बिकॉज रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है कि अपने को, हम लोग ने जो फॉर्मल एग्रीमेंट के पहले 5 पॉइंट थे ना वो यहाँ पे कवर आएंगे, फॉर्मल इंटरप्रिटेशन के 5 पॉइंट। ओपन फॉर्मल इंटरप्रिटेशन आपको नोट्स में दिया हुआ है। इंटरप्रिटेशन के 2 कॉन्सेप्ट हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल।
अब फॉर्मल में क्या लिखा था कि जो रिटन डीड होती है, जो ड्यूली डेटेड स्टैम्प साइंड होता है, वो ही बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है। लेकिन अगर रिटन डीड एम्बिगुअस है, अनक्लियर है, तो हमने को सराउंडिंग सिचुएशन को भी कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट दिया है, राइटर्स डिस्कस एनग्रॉसमेंट एंड स्टैंपिंग ऑफ डीड। हो जाएगा, ऑलरेडी किया हुआ है। डायरेक्ट शॉर्ट नोट पूछा है, मतलब इसमें कुछ गोल गोल भी नहीं है, सीधा आंसर पूछ लिया है। अच्छा, एनग्रॉसमेंट हम लोग किसमें कवर करते हैं? साइनिंग अटेस्टेशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो 2022 का क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंडोर्समेंट एंड सप्लीमेंट्री डीड। डायरेक्ट क्वेश्चन है, नॉट डज सच सप्लीमेंट्री डीड अट्रैक्ट स्टैम्प ड्यूटी? यस, डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन। इसमें हम लोग क्या लिखना है, इसमें पहले एंडोर्समेंट का शॉर्ट नोट लिख देना जो हमने नोट लिखा हुआ है, एंड देन सप्लीमेंट्री डीड का। क्लियर? अब देखो, इज दिस पार्ट क्लियर? अब देखो, अब क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्स मेज्योर। कई बार बताया आप लोगों को ना, फोर्स मेज्योर क्या है कि अगर कोई एक्ट ऑफ गॉड है, कोई नेचुरल कैलामिटी है जिसकी वजह से पार्टीज अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे व्हाट कैन बी डन दैट, तो उसको पार्टीज का डिफॉल्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड फोर्स मेज्योर। डन? और आप लोग को उसमें फोर्स मेजर को मार्क भी करवाया था कि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, देखो आया भी हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नाउ 2023 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्केलेटन ड्राफ्ट एंड सेल्फ अप्रेजल इन ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। अब ये क्या है, हमने पढ़ा था 5 पॉइंट, फ्लावर्स 5 रूल्स, फिर क्या करना पड़ेगा, स्केच पॉइंट जॉट डाउन करना पड़ेगा, फिर स्केलेटन ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा और सेल्फ अप्रेजल करना पड़ेगा, समझा? जिससे कि अपने को मालूम पड़े कि हमने जो ड्राफ्ट बनाया बराबर है कि नहीं। फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा ऑन सर्टेन इंपॉर्टेंट क्लॉज एंड एक्सपर्ट ओपिनियन। तो वो पांचों नहीं लिखना है अपने को, सिर्फ स्केलेटन ड्राफ्ट एंड सेल्फ अप्रेजल को डिफाइन करना है। डन? अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नो राइट टाइटल और इंटरेस्ट कैन बी ट्रांसफर इन द एब्सेंस ऑफ डीड ऑफ कन्वेंस। ये क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे ये लोग? कन्वेंस क्या है, अपने को कन्वेंस डिफाइन करना है कि कन्वेंस से प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफर होता है, पोजीशन ट्रांसफर होता है। तो व्हाट दे आर सेइंग, तो अपने को यहाँ पे कन्वेंस को डिफाइन करना है। अब इसमें ना इफ यू गो टू द मॉड्यूल, नॉट दिस थिंग, यहाँ पे now convincing, now what they have said that now convincing is basically a way by which the property is being transferred. Now that is तो कन्वेंस अपने को यहाँ पे डिफाइन करना है। कितने मार्क का क्वेश्चन है? 4 मार्क का, आराम से हो जाएगा। 5-6 पॉइंट अपने पास कवर होना चाहिए, 5-6 लाइन। क्लियर? नेक्स्ट क्या लिखा है, एक्सप्लेन ई स्टैंपिंग। व्हाट इज ई स्टैंपिंग? अपने को स्टैम्प ड्यूटी पे करना है। अब क्वेश्चन ये कि क्या हम स्टैम्प ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिक मोड से पे कर सकते हैं? यस। तो पहले फिजिकल मोड से स्टैम्प ड्यूटी पे होता था, बट उसके बाद अब क्या आ गया है, ई स्टैंपिंग। एंड व्हाट इज बीइंग सेड दैट ई स्टैंपिंग से बेनिफिट क्या है, पेपर का वेस्टेज नहीं है, गवर्नमेंट को डायरेक्ट रेवेन्यू ट्रांसफर होता है, ऑल दोज थिंग बीइंग गिवन। क्लियर? अब देखो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ स्टैंपिंग, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, इजी एक्सेसिबल है, आप कहीं से स्टैम्प ड्यूटी पे कर सकते हो, टेम्परिंग नहीं हो सकता, ऑल दोज बेनिफिट हैव टू बी मेंशन। अब देखो 2025 का क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड हाउ डू दे इम्पैक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्या है, यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट दे आर आस्किंग फॉर इज दैट एंडोर्समेंट। क्लियर? अब एंडोर्समेंट क्या होता है कि जब हम अपने राइट किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। आप लोग बताया था कि एंडोर्समेंट कहाँ से आता है। नाउ दिस एंटायर कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम ट्रांसफर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्लियर? अब देखो, अब इसमें ना इन लोगों ने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है, और ये जो क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज द गाइडेंस एज पर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 इन रेस्पेक्ट ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड इन अ डिफरेंट मैनर। अब ये क्या है, यहाँ पे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 कहाँ से आ गया? देखो दिस इज व्हाट द फाइनल इज ऑल अबाउट। आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा पूछा था उसमें क्या लिखा है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है, यस और नो? यस, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट करता है कि आपको SS1 SS2 पता होना चाहिए। 2
प्रोफेशनल में SS1 SS2 नहीं है, बट इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन, आदमी कुछ भी चाह सकता है, ठीक है। क्या लिखा है? अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन आया है ना यहाँ पे आपको बोर्ड मीटिंग के कॉन्सेप्ट एंड सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 के प्रोविजन देखे जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेक्शन 173 प्लस SS1 कवर कर रहा है। अब क्या क्वेश्चन है, SS1 है 173 हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, इसका ज्ञान होना चाहिए अपने को। क्या लिखा है? नाउ इफ द मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नाउ इफ द मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर इज प्रपोज टू बी हेल्ड ऑन 15 September, what will be the last date of giving the notice in case notice is to be sent by email or other electronic means to the director? अब देखो क्या बोल रहा है, अगर हम सेक्शन 173 पढ़ते हैं रेड विद SS1, तो नोटिस नीड टू बी गिवन 7 क्लियर डेज, तो 7 दिन पहले नोटिस आनी चाहिए। अच्छा, अगर नोटिस SS1 क्या बोलता है कि अगर आप नोटिस पोस्ट से भेज रहे हो तो वहाँ 7 डेज प्लस 2 डेज आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे अगर नोटिस अपना कब हो रहा है मीटिंग 15th को, तो उससे पहले 7 दिन चले जाओ, क्लियर। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि नोटिस अगर हम लोग ईमेल से दे रहे हैं तो अपने को 8 सितंबर तक दे देना है, क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द मीटिंग इज प्रपोज टू बी हेल्ड ऑन 15 September, व्हाट इज द लास्ट ऑफ गिविंग द नोटिस इन केस नोटिस सेंड बाय स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट कोरियर। इसका मतलब यहाँ पे 2 दिन और ऐड कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे अपना लेंथ ऑफ नोटिस कितना हो जाना चाहिए, 9 डेज। तो यहाँ पे नोटिस अपने को कब तक देनी पड़ेगी, 6 सितंबर तक, क्लियर। सेकेंड क्या लिखा है, now if the company is incorporated on 15 July 2000, the first meeting of the board should be held latest by कितने दिन की मीटिंग होनी चाहिए, विद इन 30 days of incorporation। अगर 15 जुलाई को कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो जुलाई में कितने दिन बचे, अनदर 16 डेज, 31 डेज होते हैं ना, मतलब 14 अगस्त तक अपनी मीटिंग ऑन और बिफोर एक मिनट, जुलाई में कितने दिन है, 15 जुलाई, तो विद इन 30 डेज इनकॉर्पोरेशन, तो 15 भी ऐड हो जाएगा। तो जुलाई में कितने दिन बचे, जुलाई 31 डेज का है, विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो जुलाई में बचे 17 डेज, अगस्त में 13, तो मतलब 13 अगस्त तक अपनी मीटिंग हो जानी चाहिए पहली। फोर्थ क्या लिखा है, नाउ इफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड इज हेल्ड एंड कंक्लूडेड ऑन 16 जून, द ड्राफ्ट मिनट शुड बी सर्कुलेटेड बाय, कितने दिन के अंदर सर्कुलेट करना पड़ता है, विद इन 15 डेज। याद रखना, ड्राफ्ट मिनट 15 दिन के अंदर सर्कुलेट करना पड़ता है और उसके ऊपर डायरेक्टर्स को अपना रिप्लाई देना पड़ता है 7 दिन के अंदर, क्लियर। तो जब मीटिंग कंक्लूड होगा उसके 15 डेज के अंदर ड्राफ्ट मिनट हैव टू बी सर्कुलेटेड। इसका मतलब अगर यहाँ पे मीटिंग कब हुई है 16 जून को, तो 13 जून तक अपने ड्राफ्ट मिनट सर्कुलेट हो जाने चाहिए, क्लियर। अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये सेक्शन 173 एंड सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 से आया है, डन, ये पूरा समझा। तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, तो इनको ध्यान से देखना। मेजरली हमने जो पढ़ा है क्लास में वही कवर हुआ है, और जो एक्स्ट्रा है या जो हमने मॉड्यूल में जो हमको लेस रेलेवेंट लगता है बट वो भी पेपर में आया है तो भी अपने को पता होना चाहिए, एंड वी हैव टू कवर दैट, क्लियर, डन। चलो, थैंक यू।